Okay, so let's continue with our discussion about the circuit that I want to look into regarding its power configuration. So let me draw the circuit again. Okay, so let's find out how much is the input impedance at this point. So let's represent this impedance as Zn. लेट्स रिप्रेजेंट के यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको भी हम डिनोट कर लेते हैं विद दिस नोटेशन वी एन एंड लेट्स अज्यूम के सोर्स से जो इनपुट पे करंट जा रही है उसको हम आई एन कह देते हैं, ठीक है. सो बेसिक यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी वी नो कि ये जो जेड इन है ये हम फाइंड कर सकते हैं. जेड एन कैसे फाइंड करेंगे, हम वहीं इम्पिडेंस इक्वेशन यूज करेंगे. हमारे पास लोड जेड एल है जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्टेड है जिसकी लेंथ एल है. कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज जेड नॉट. सो हाउ मच विल बी जेड इन. So we can make use of the equation that we have been using many times. So Z in can be determined using this two possibilities हैं. हम एक equation में लिख लेता हूँ tangent वाली. So इस तरीके से हम find कर लेंगे. So how much will be Z in? We can make use of this equation. Or let me use the equation जिसमें फिर हम gamma L को भी include कर सकते हैं. So other possibility is कि हम इस equation को use करें. 1 plus gamma L is to power minus J2 beta L divided by 1 minus gamma L e raised to power minus J2 beta L. So if you remember यहाँ पे हम नॉर्मली हम गैमा यूज कर रहे थे, लेकिन इस एनालिसिस में क्योंकि हम एक दो गैमास और भी हमने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, तो जस्ट टू मेक श्योर कि ये गैमा एल की हम जब बात कर रहे हैं ये वो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है जो कि लोड एंड के ऊपर है. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है इसका ताल्लुक लोड एंड से होता है, इस वजह से मैंने गैमा के बजाय गैमा एल लिख दिया. अब ये गैमा एल अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं कि जेड एन कितना होगा. सो एल is known to us, beta is known to us, z naught is known to us. So ये जो गैमा एल है ये गैमा एल किसके बराबर होगा. गैमा एल को हम कैसे फाइंड करेंगे. इट इज सिंपली जेड एल माइनस जेड नॉट जेड एल प्लस जेड नॉट. दिस इज हाउ वी फाइंड द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द लोड एंड. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मैं वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ जेड या करंट एज अ फंक्शन ऑफ जेड फाइंड करना चाहूँ कि ये डिफरेंट पॉइंट पे वोल्टेज और करंट क्या होगी, तो उसके लिए भी हमारे पास इक्वेशन है. सो वोल्टेज
on the line. So this is the equation that we have been using in this course. वोल्टेज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. So this equation can be used to find out the voltage at any value of z with respect to यहाँ z equal to 0 से लेकर z equal to -l इस रेंज में किसी भी जगह पे हमें वोल्टेज फाइंड करना हो तो we can make use of this equation. Let's make use of this equation and to find out कि अगर मैं इनपुट फाइंड करना चाहूँ कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी. So it means z has to be equal to -l. So at input और accordingly हमारे पास ये जो वोल्टेज है for this value that is z equal to -l, it can be represented in this manner: E plus j beta l plus gamma l E minus j beta l. ये हो जाएगा. But now we can also make use of an equivalent circuit representation of this circuit. So what we have done is इसको अगर आप देखें कि ये जो Zn हमने फाइंड किया है, ये हमने क्या किया है कि इस ZL लोड और ये जो ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ L है, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है Zn की शक्ल. ठीक हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैं अगर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, it will look like this. Let me draw this and then you can easily understand कि ये जो सर्किट मैंने बनाया है ये किस तरह बना. तो ये हमारे पास सोर्स और यहाँ पे मैं अब इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एज इफ इट इज कनेक्टेड विथ सम इम्पिडेंस जिसको मैं Zn कह रहा हूँ. इसके अक्रॉस वोल्टेज वही है जो पहले थी, Vn है, और इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, इट इज In. ये मैंने इसका एक किस्म का इक्विवेलेंट सर्किट बना दी. सो इस इक्विवेलेंट सर्किट के बेस के ऊपर अगर हम सिंपली सर्किट थ्योरी यूज करें कि हाउ मच विल बी Vn, अगर मैं Vn फाइंड करना चाह रहा हूँ कि इस Vn कितना होगा, सो व्हाट यू विल से कि Vn will be equal to Zn. Yes, voltage divider rule आप यूज कर लेंगे. So Zn divided by Zg plus Zn into Vg. So voltage divider rule और सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट और फिर voltage divider यूज करके हमें पता चल रहा है कि Vn जो है इसके बराबर होगा. और जो हम ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो ये वोल्टेज एट Z इक्वल टू माइनस एल है, ये एक्चुअली कौन सी वोल्टेज होगी, ये भी Vn होगी. ठीक है. यहाँ पे जो वोल्टेज हम जो इसमें पुट कर रहे हैं कि ये वोल्टेज की एक्सप्रेशन है V ऑफ Z, तो Z इक्वल टू माइनस एल पे इसका मतलब है कि हम कौन सी वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हम Vn की बात कर रहे हैं. तो ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए. सो इट मीन्स के जो सर्किट थ्योरी से मेरे पास वोल्टेज है वो है Vg Zn डिवाइडेड बाय Zg प्लस Zn. ये आपके पास ये रिजल्ट है कि Vn इसके बराबर है. और ये जो ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी हमें बता रही है कि वोल्टेज है Z इक्वल टू माइनस एल जो कि एक्चुअली Vn है, ये इसके बराबर है. तो ये दोनों इक्वेट कर देंगे हम.
So let me write it down so that you remember okay, what we have done is equating the input voltage expressions. ये मैंने जो एनालिसिस कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये इस इक्वेशन को अगर आप देखें वोल्टेज की जो एक्सप्रेशन है इसमें ये तो हम फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से बीटा भी हमें पता है और ऑफ कोर्स जिस जगह पे हम वोल्टेज फाइंड करना चाह रहे हैं तो जेड भी हमें पता होगा तो हमारे पास ये अननोन है इस इक्वेशन में ये अननोन। तो अब जो मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ इसका मकसद यही है कि मैं इस अननोन के लिए एक इक्वेशन डिराइव करना चाह रहा हूँ ताकि मैं उस एक वी नॉट प्लस को फिर फाइंड कर सकूँ। सो यू कैन रीअरेंज जो इक्वेशन आपने की है इसको आपने वी नॉट प्लस के लिए रीअरेंज करना। ठीक है वी नॉट प्लस को एक साइड पे कर देना है और बाकी टर्म्स को इधर कर देना। सो रीअरेंजिंग इट फॉर वी नॉट प्लस। सो वी नॉट प्लस किसके बराबर आएगा। सो दिस होल टर्म ये आपके पास है वी जी सेड इन सेट जी सेट इन और ये जो फैक्टर है दिस वन इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। सो ये 1 डिवाइडेड बाय ई जे बीटा एल प्लस gamma L E minus J beta. So this is the expression that you can use to find out कि ये जो V naught plus है इसकी वैल्यू क्या होगी। Now coming to our main goal, हमारा मेन गोल क्या है कि हमने फाइंड करना था कि लोड को कितनी पावर मिल रही है। ठीक है इस सिचुएशन में लोड को कितनी पावर मिल रही है जिसको हमने नाम दिया था पावर डिलीवर्ड टू द लोड इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। So we are actually talking about that power जो कि load absorb कर रहा है। It means कि ये वो real power की हम बात कर रहे हैं। Now if I want to find out कि ये load यहाँ पे कितनी power है, so if I know the voltage and if I know the current passing through the load and voltage across the load तो वो मैं फिर find कर सकता हूँ। Now the main जो equation है मैं अगर लिखूं and then if I ask the question कि ये मैंने क्यों लिखी है so maybe someone can answer this मैं power find करने के लिए expression use कर रहा हूँ 1/2 real part of V in multiplied with I in conjugate. Now ये जनरल एक्सप्रेशन हम आप लोग ईएमएफ कोर्स में भी यूज कर चुके होंगे कि जब आपने रियल पावर फाइंड करनी है वो आपको क्लियर है। द क्वेश्चन इज कि मैं पावर फाइंड कर रहा हूँ कि लोड को कितनी पावर मिल रही है लेकिन जो वोल्टेज और करंट मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं वी इन और आई इन यूज कर रहा हूँ। सो आई एम फाइंडिंग आउट कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज है और यहाँ पे कितनी करंट है लेकिन ये जो पावर मैंने फाइंड करनी हो तो ये पावर फाइंड करनी। सो हाउ आई कैन यूज इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट टू फाइंड द पावर एट द लोड व्हाई ये मैं किस बेस पे यूज कर सकता हूँ एनी आइडिया समझ में से कि ये पावर ये जो इस रिजल्ट से जो पावर आएगी वो तो इनपुट पावर होगी वो पावर जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन मैं तो ये वाली पावर फाइंड करना चाह रहा हूँ। सो व्हाई आई एम यूजिंग वी एन आई एन टू फाइंड पी एट दिस पॉइंट व्हाई।
रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वजह से सर। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वजह से क्या मतलब, कैन यू फर्दर एलिब्रेट? सर्किट मैच है इसलिए सर। इस पूरी डिस्कशन में कहीं आपको नजर आया कि मैंने कहा है कि मैच? मैं तो इफ यू रिमेम्बर मैंने स्टार्ट ही इससे किया कि मैं इस वक्त एक जनरल केस देख रहा हूँ कि सोर्स भी मिसमैच है, लोड भी मिसमैच। तभी तो आपको नजर आ रहे हैं कि ये एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को मैंने जीरो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो हम तो इस वक्त जनरल केस देख रहे हैं, और जनरल केस मीन्स कि हम मिसमैच की बात कर रहे हैं। तो ये रीजन भी नहीं हो सकता जी। एनी अदर पॉसिबल आंसर टू दिस क्वेश्चन? नो सर। जिस ट्रांसमिशन लाइन को हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि ये सोर्स और लोड के दरमियान कनेक्टेड है, ये किस किस्म की ट्रांसमिशन लाइन है? लॉसलेस। लॉसलेस। तो जब ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो जो पावर यहाँ पे प्रेजेंट हो वहां वही पावर यहाँ पे होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। ओके, सो मैं बेसिकली एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, और ये वो पावर है जो कि इनपुट पावर है, लेकिन फॉर आवर पर्पस दिस इज द सेम पावर एज द पावर दैट इज डिलीवर्ड टू द लोड। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन मैं यूज कर रहा हूँ टू फाइंड द पावर टू द लोड, वो इसी वक्त ही वैलिड है जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन क्या हो, लॉसलेस हो। और इस वक्त क्योंकि हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द रीजन कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने यूज की है वो इनपुट पावर वाली है, लेकिन ये जो इनपुट पावर होगी ये पावर डिलीवर टू द लोड भी होगी। सो ये दैट इज द आंसर टू माय क्वेश्चन। नाउ लेट्स फर्दर simplify this so that we can later on use this general expression for some special cases जो हम discuss करेंगे। So इस expression को मैं simplify करूँगा। So 1/2 real part V in, इस current को मैं लिख लेता हूँ in form कि I in must be equal to V in by Z in, और इसका भी कंजुगेट लेते हैं, इसका भी कंजुगेट। सो बेसिकली ये जो सर्किट मैंने बनाया था, इस सर्किट के बेस के ऊपर आप इजीली देख सकते हैं कि वी एन और आई एन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आई एन विल बी इक्वल टू वी एन बाय जेड एन कंजुगेट, and then using complex number knowledge, vn multiplied by vn conjugate हो जाएगा vn magnitude square, so you get vn magnitude square divided by 2, and then real part of 1 over z in conjugate. Just to give it a more convenient representation, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि ये जो इम्पिडेंस है ये Zn है, और Zn किसके बराबर होगा वो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं या ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एंड रिजल्ट क्या आएगा, इसका कुछ रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो ये जो Zn है, I can represent its real part as Rn, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट, वट एवर इमेजिनरी पार्ट वी गेट, उसको मैं कह सकता हूँ कि वो एक्स एन। ठीक है, और आर एन और एक्स एन कहाँ से आएगा, जब आप इस एक्सप्रेशन को या इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट आर एन और एक्स एन। ठीक है, सो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कि ये आपके पास एज वेल एज यहाँ पे वी एन को भी हम यूज कर लेते हैं, ये जो मैंने लिखा था। लेट मी गो बैक अगेन। वी एन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड एन वी जी डिवाइडेड बाय जेड जी प्लस जेड एन। तो मैं वी एन को इससे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, वी एन की जगह मैं ये लिख रहा हूँ।
सो पहला काम तो हम ये कर लेंगे कि वी इन की जगह हम क्या लिखेंगे जी, एक तो हम लिख देंगे वी जी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में जेड इन जेड जी प्लस जेड इन मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ दिस एज वेल, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा रियल पार्ट और जेड इन, इसको मैं इस वक्त इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ जेड इन कंजुगेट। तो एक तो हम ये कर सकते हैं। Now all you need to do is इस एक्सप्रेशन को आप इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन दैट। जिस तरह मैंने कहा था कि z in को आप किससे रिप्लेस करेंगे, z in की जगह आप लिखेंगे r in प्लस jx, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कंजुगेट की जरूरत पड़ेगी, तो कंजुगेट का मतलब ये हो जाएगा कि इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, r in माइनस jx। यहाँ पे भी कर लेते हैं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेगा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आप इस जेड इन डिवाइडेड बाय जेड जी प्लस जेड मैग्नीट्यूड लेंगे और स्क्वायर लेंगे, तो जेड इन को तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये जो जेड जी है जो सोर्स इम्पिडेंस है, इसको भी हम स्प्रेड कर लेते हैं, इसको मैं जेड जी कह रहा हूँ, बट वी नो कि ये कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस है। कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस का मतलब है कि इसका भी रियल पार्ट भी होगा जिसको हम आर जी कह देते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को एक्स जी कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि इसको हमने कर दिया और यहाँ पे हमने सेट इन को। So by making use of this representation of these complex quantities in terms of their real and imaginary part, and then of course all you need to do is कि यहाँ पे जो expression होगी इसका आपने real part लेना है, ठीक है। So इसको simplify करने के बाद you will get the expression for power which will be like this, 1 by 2 pg square r in divided by r in plus rg whole square plus x in plus xg whole square. So this is the expression of power that we were trying to derive, और ये आपके पास है जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। और जनरल एक्सप्रेशन मैं किस बेस व्यू पर कह रहा हूँ, व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज कि हमारा इस एंड पे भी मिसमैचिंग है और इस एंड के ऊपर भी मिसमैचिंग। So input as well as output ends of this circuit are mismatched. Under this mismatch situation, how much power is available to the load? You can make use of this equation. Let me call it equation number 1. Now keep this thing in mind कि इस equation में हमें क्या चीजें गिवन होंगी। ऑफ कोर्स जब हम जनरेटर या सोर्स की बात कर रहे हैं तो हमें वी जी आर जी और एक्स जी का ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, वी जी आर जी और एक्स जी जो कि सोर्स की इंफॉर्मेशन है। जो सोर्स हम कनेक्ट करेंगे वो तो हमें पता होगा कि हमने सोर्स जो कनेक्ट किया हुआ है उसकी वोल्टेज कितनी है और उसकी इंटरनल इम्पिडेंस कितनी है। आर इन और एक्स इन क्या होगा वो डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स आर इन और एक्स इन का ताल्लुक जेड इन के साथ है, तो जेड इन की वैल्यू क्या होगी वो हमें कहाँ से पता चलेगी, वो हम इस इक्वेशन से पता चलेगी या इस इक्वेशन से। और ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि जेड इन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके लोड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि आपने लोड कौन सा कनेक्ट किया हुआ है, और साथ में वो एल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसमिशन इस लोड को कितनी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो वंस यू नो एल
once you know ZL, then you can find out Zn. तो Zn आपके पास, so Zn की जो वैल्यू होगी वो डिपेंडेंट है ZL के ऊपर भी डिपेंडेंट है और L के ऊपर भी डिपेंडेंट है. अगर आप ZL को चेंज ना करें लेकिन L को चेंज कर दें, उससे भी Zn चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इम्पोर्टेंट, कि आपने लोड को कितनी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट किया है और उससे Zn चेंज होगा. Zn चेंज होने का मतलब ये है कि Rn भी चेंज हो सकता है, Xn भी चेंज हो सकता है. Now, once we have this generalized expression for power, let's consider some important cases, or you can call them configurations. So the पहला जो हम केस पढ़ेंगे वो ये होगा. So the first one is, उसको पहले मैं स्टेटमेंट वाइज लिखता हूँ और फिर उसको हम क्वांटिफाई करते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है. लोड मैच्ड टू द लाइन. So the first case that I want to go into is कि हमारे पास जो ये सर्किट है, इस केस सर्किट में हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि लोड जो है वो मैच है टू द लाइन. ठीक है. सो इट मींस के जो सर्किट है हमारे पास, दिस वन, इस सर्किट के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि लोड हमारा मैच हो गया. ठीक है. इसका क्वांटिफाइबल मतलब क्या होगा? लोड मैच टू द लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? ZL is equal to Z naught. यस. तो एक तो इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? मैं कहूंगा कि स्टेटमेंट का तो मतलब ये हो गया कि ZL जो है वो Z नॉट के बराबर हो गया. एक चीज तो ये क्लियर हो गई. दूसरा, जो हमने यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन किया था, लेट मी सी कि यहाँ, यस, जस्ट 1 मिनट. Okay, so when ZL is equal to Z naught, then gamma L will also be equal to 0. Also, what will happen to Zn when ZL is equal to Z naught? What will happen to Zn? Zn equal to Z naught, sir. Zn will be equal to Z naught. Zn will be equal to Z naught. So this is the implication of this statement, that load match to the line means you will say ZL equal to Z naught, gamma L equal to 0, and Zn is equal to Z naught. And what is the further interpretation of this equation? Zn is equal to Z naught. But if you remember, Zn
has been represented in this manner, that Zn had some real part and it has some imaginary part. So it means on the left hand side, we will say Rn plus Jxn is equal to Z naught. And what is the meaning of this? What you will say? How this condition will be satisfied? Yes, anyone? Hmm. R naught, R is equal to 0. No. It means Rn must be equal to Z naught, Xn must be equal to 0. Yes, sir. Okay. So now we have something that we can substitute in the general expression for power. ये जो equation number 1 है, general expression. Now we will find out कि अगर ये case number 1 load match to the line है, इस case में load को कितनी power मिलेगी? So जो expression है, इसमें आप क्या substitute करेंगे? Rn की जगह आप Z0 लिख देंगे, Rn की जगह Z0 हो जाएगा, Xn 0 हो जाएगा. So you will be left with Z0 divided by Z0 plus Rg whole square plus Xg square. So power की expression क्या बन जाएगी जी? 1/2 magnitude of Vg square Z0 divided by Z0 plus Rg whole square plus Xg square. ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिराइव की है. ठीक है, यहाँ पे xn को 0 ले लिया हमने, तो ये रिजल्ट आ गया. ठीक है, सो दिस इज power delivered to load. Let's move to the second case. और second case की statement है कि generator matched to loaded line. Can anyone give mathematical description to this statement? इस statement का क्या मतलब होगा कि generator match to the loaded line? Zn is equal to Zg, sir. Zn equal to Zg. So what if you go back to the circuit, what we are saying is ये हमारे पास loaded line है, ये transmission line है, इसके साथ load हमने connect किया हुआ है, तो you can call this line as a loaded line. So what we are saying कि हमारा जो generator है वो loaded line के साथ match है. तो loaded line का behavior क्या है? How much is the impedance offered by the loaded line? Zn. So if we say loaded line which is having an impedance Zn, it is matched to the generator. So how much is the impedance of generator? Zg. So Zn must be equal to Zg. ठीक हो गया. As a result, यहाँ पे जो मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मैंने लिखा था, लेकिन उसको मैंने डिफाइन नहीं किया था. अगर आप देखें, ये जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पे, जिसको मैंने गैमा का नाम दिया था, कि यहाँ पे हमारा जो जनरेटर है यहाँ पे मैच नहीं होगा, तो जहाँ से जो सिग्नल आएगा रिफ्लेक्ट होगा. तो ये जो गैमा है, यहाँ पे मैंने गैमा को डिफाइन नहीं किया था, तो आप कह सकते हैं कि जो गैमा की वैल्यू होगी वो बराबर होगी कि Zn माइनस Zg डिवाइडेड बाय Zn प्लस Zg. सो अब हम कह सकते हैं कि केस नंबर 2 में Zn इक्वल टू Zg का मतलब ये है कि गैमा हमारे पास 0 होगा.
नाउ ये जो Zn equal to Zg है, and we have already mentioned over here कि Zn is a complex number. Also, Zg के बारे में भी हमने लिखा है कि Zg is also complex number. So Zn Zg के बराबर होने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि Rn will be equal to Rg and Xn will be equal to Xg. So equation A, which is our generalized equation for power, all you need to do is कि जहाँ पे Rn है उसको Rg से आप रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ पे Xn है उसको आप Xg से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है? So it means from equation number 1, power will be equal to 1 by 2 Vg magnitude square. So Rn की जगह मैंने Rg लिख दिया, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में Rg हो जाएगा. सो Rg प्लस Rg विल बिकम 2Rg, और फिर हम इसको स्क्वायर ले रहे हैं तो 4Rg स्क्वायर हो जाएगा. Xn की जगह Xg लिख देंगे, 2Xg हो जाएगा, तो 2Xg होल स्क्वायर मीन 4Xg होल स्क्वायर. सो 4 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि यू विल गेट 4 इंटू Rg स्क्वायर प्लस Xg स्क्वायर. So this much power is going to be delivered to the load under the case when generator is matched to the loaded line. Power delivered to the Now we are going to come to the third and the best possible situation for power delivered to the load. Before I move to that case, एक और comparison भी हम कर लेते हैं कि जो हमने केस नंबर 1 देखा, केस नंबर 1 में लोड को इतनी पावर मिल रही है, ठीक है, represented by this representation. और अभी जो केस नंबर 2 है इसमें लोड को इतनी पावर मिल रही है, ठीक है. So the question is, in which case more power is transferred to the load? Can anyone make a statement on that? केस नंबर 1 में जो पावर लोड को मिल रही है, और फिर केस नंबर 2 में जो मिल रही है, तो किस केस में ज्यादा पावर मिल रही है लोड को? फर्स्ट केस में. फर्स्ट केस में, yes. So this power will be more than this power, because यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये 4 का फैक्टर आपको नजर आ रहा है. So as a result power will be divided by 4. यहाँ पे 4 आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है. So the question is कि केस 1 और केस 2 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें ये लग रहा है कि अगर हमारा लोड मैच हो टू द लाइन, ये ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू कि हमारा जनरेटर मैच हो टू द लोडेड लाइन, ठीक है. बट द क्वेश्चन इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी कि इवन केस नंबर 1 से भी ज्यादा पावर लोड को मिल जाए, ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन.